जोशी साहब आपसे करूं शुरुआत, उसके पहले प्रतिक्रिया आई है। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगी हुई थी, बहुत देर से हुआ। ये हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे थे कि वो सुमोटो भी संज्ञान में ले सकती कि मामला बहुत बड़ा था। इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो ट्रस्ट का गठन हुआ था। भारत की सरकार ने उसको कहीं गठित करने का एक फैसला सुनाया गया था, तय हुआ था। संसद में प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा स्पष्टीकरण दिया था कि कैसे ट्रस्ट क्या काम होगा। लेकिन अब तक जो हमने देखा है, वो कितने दिनों से चल रहा था मामला, और ये दान डकैती खुले हुए महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लीपापोती और लीपापोती नजर आई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है, तो इसके बाद एक प्रतिक्रिया हुई अयोध्या, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश से आई हुई है। अजय राय जी हैं कांग्रेस के, जो मुखिया हैं, सर्वेश शर्मा है उत्तर प्रदेश के, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं। और उस दौरान जो है केंद्र सरकार ने केंद्र और यूपी की सरकार से जो है राम जन्मभूमि की ट्रस्ट नोटिस जारी किया और साथ ही इसमें जो है पूरी रिपोर्ट मांगी है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय निश्चित तौर से इस पे मजबूती से उन्होंने संज्ञान लिया है। और जो ट्रस्ट के घोटाले जो चंपत राय बंसल ने, अनिल मिश्रा ने, गोविंद देवगिरी ने जो कोषाध्यक्ष हैं, और गोपाल राव, इन लोगों ने मिलकर जो किया है, और ये पूरी तरीके से आम जनता समझ चुकी है और लोगों को निश्चित तौर से इस पर लोगों का विश्वास उठ गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर निर्णय मजबूती से जरूर लेगा, और एक विश्वास है लोगों को कि ये लोग एसआईटी गठित कर कर केवल और केवल बचाने के लिए बड़े लोगों को, छोटे लोगों को नापा गया, बड़े लोगों को छोड़ा गया। ये बड़े लोगों को इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, हम सबकी मांग है। हम सबकी मांग है, बड़े लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहिएगा जोशी साहब, बड़े लोगों पर कार्रवाई हम लोग इतने दिनों से देख रहे हैं लगातार, अब तक क्या निकला क्या है? हम इतने दिनों में यही है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली स्थिति है, और वो अभी तक वो आनी थी महीने भर में एक पूरी रिपोर्ट, महीने भर से ज्यादा हो चुका है, वो रिपोर्ट नहीं आई है। और आप देख रहे हैं, चाहे ट्रस्ट का रवैया हो या उत्तर प्रदेश की सरकार की, जो केवल और केवल बयानबाजी तक सीमित है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार का मुख तो सिले हुए हैं। अब क्या ये जो उम्मीद की जाए, हालांकि कांग्रेस तो उम्मीद जतला रही है कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला आया तो कुछ निकलना चाहिए, उम्मीद कर रहे हैं वो लोग। आपकी अपनी क्या राय है जोशी जी? देखिए संजीव जी, ये अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर के जो सालों अभियान चलाया है, तो उसने संघ परिवार और उसका जो राजनीतिक हाथ है, पहले जनसंघ था और अब बाद में भाजपा, इन लोगों ने जबरदस्त सामाजिक और राजनीतिक पूंजी कमाई, इसमें कोई शक नहीं। और इसी पूंजी के बल पर वो दो सीटें थी उन, और वो आज उनके पास 240 हैं और कितने सारे राज्य हैं। लेकिन क्या हुआ कि पिछले 3-4 साल में संघ परिवार में आर्थिक पूंजी के चक्कर में ये लोग पड़ गए कि ये इनके प्रकार हमें सामाजिक पूंजी की चिंता नहीं करनी चाहिए, नैतिकता मर्यादा की पूंजी की चिंता नहीं करनी चाहिए। आर्थिक पूंजी जितनी अधिक से अधिक अर्जित कर सकें, चाहे वो चोरी से करें या डकैती से करें या ये चढ़ावा चोरी से करें, कुछ भी करें, लेकिन आर्थिक, और नतीजा ये निकला कि आपने देखा कि आर्थिक पूंजी के बल पर आज हमारे दिल्ली के केशव कुंज में देखिए 20-25 मंजिला उनका मकान है, जबरदस्त, जहाँ कुछ भी नहीं होता था। हम तो जाया करते थे रिपोर्टिंग के लिए। इसके अलावा और भी सब जगह आरएसएस के वो अच्छे खासे बन गए। बीजेपी के तो खैर है ही, यहाँ पे दिल्ली में बड़ा उनका विशाल बना है। तो ये आर्थिक पूंजी के चक्कर में जब कोई भी संस्था और दल पड़ जाए, तो इसका मतलब मान के चलिए कि ये इससे अधिक दुष्परिणाम और कोई नहीं निकल सकता। और इससे निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि इससे पूरा संघ परिवार एक तरह से दागदार हुआ है, और उसकी पूरी प्रतिष्ठा, क्योंकि मेरे जो आम लोगों से मैं बात करता हूँ, अब वो इतनी शिद्दत के साथ संघ परिवार के पक्ष में नहीं उतरते हैं, पहली बात तो ये बहुत बड़ी चिंता की। दूसरी बात जो आपने कहा कि देखिए, ये तो हमेशा से एक दस्तूर रहा, जिसके हाथ में लाठी उसके हाथ में भैंस उसी की। अब ये जो हम लोग शुरू से मान रहे थे, अपन ने कई बार डिस्कस भी किया कि शुरू में जो 8 लोगों को गिरफ्तार किया और उसको छुट भैया, हम लोगों ने कहा था कि वो प्यादे हैं, उनको डर, और उसको फिर इसके अलावा आपके चंपत राय जी और उनके और साथी को उनका भी ये माना गया, लेकिन अंत में उनको
इस्तीफा देना पड़ा अनिल मिश्रा वगैरह बचाने। लेकिन अब ये शुरू में तो ये कहा कि चंपत राय बहुत अच्छे हैं, उनके साथी बहुत अच्छे हैं, इन्हीं लोगों ने कहा। अब जब वो फंसते जा रहे हैं एसआईटी की रिपोर्ट में, जो जो नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, तो जाहिर है कि अब वो कहने लगे हैं, इनको कहीं न कहीं कटघरे में खड़े करने लगे। मेरा ये मानना है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई ये रिपोर्ट दीजिए। लेकिन आपने जो थोड़ी देर पहले कहा वो बड़ा एक काफी मतलब बहस डर सा लगता है, जब उसने कहा कि उसे मेहता से, तुषार मेहता से, कि आप रिपोर्ट दिए, तो उसने कहा कि नहीं, हम बंद लिफाफे में देंगे। आप याद करिए कि पूरा पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जमाने में ये बात इन लोगों ने कही और एक संस्कृति चलाई कि हम रिपोर्ट बंद लिफाफे में देंगे। अरे भाई, भगवान के घर में घोटाला हुआ है और वो भी आप बंद लिफाफे में, कि माने कौन कौन चोर हैं, कौन कौन डकैती किए, किसी किए, उनके नाम भी आप उजागर नहीं करना चाहते। इसका मतलब कि आपके दो बातें, एक तो आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं और दूसरा राम में भी विश्वास नहीं। अगर राम के साथ आप न्याय नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, उसके घर में चोरी हुई, लगातार चोरी होती, तो उसकी रिपोर्ट को आप लिफाफे क्यों, बल्कि सार्वजनिक करिए, जनता के समक्ष रखिए कि नहीं, इसमें ये लोग हैं अपराधी और इनके खिलाफ में ये कर रहे हैं, तो उनको बचाने की कोशिश क्या। ये लिफाफा संस्कृति बहुत उस जमाने से चली आ रही। गोगोई साहब जो उनको बाद में राज्यसभा के मेंबर बने थे और उससे पहले चली आ रही, तो इन लोगों ने चला कि हमको, अब लिफाफे में आप जब रिपोर्ट देंगे तो जाहिर है कि आप उन लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे जो बड़ी मछली हैं। अब बड़ी मछली, इनके तार तो अब तुम सब मान रहे हैं कि भाई इनके तार तो नागपुर तक भी जुड़े, ऐसे जम्मू तक भी जुड़े। ये बात अब खुल करके सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। तो क्या ये हम मान के चले कि आप जो बंद लिफाफे में आपकी रिपोर्ट जाएगी एसआईटी की और ये जो भी है, तो उसमें आप कुछ लोगों को, बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश करेंगे, तो फिर पारदर्शिता कहाँ गई। एक तरफ आप दावा करते हैं कि हम पारदर्शी हैं, हम लोग पार्टी विद डिफरेंस हैं, वो कहाँ है। तो मैं समझता हूँ ये धर्म का मामला है, चलिए राजनीतिक मामला नहीं है, ये मूलतः धर्म का मामला है, अयोध्या का मामला। जिस राम के बल पर आप सत्ता में आए और 49 से लगातार आप कर रहे हैं, और सोमनाथ से और अयोध्या तक के आपने रथ यात्रा भी निकाली और आपने सब एक हिंदुत्व का नारा चलाया, सब कुछ। अरे उसी राम के साथ सब विश्वासघात कर रहे हैं। ये तो एक जबरदस्त विरोधाभास है। इसका मतलब ये है कि आप की सरकार, आप लोग मूलतः पाखंडी हैं। लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और तब कम से कम, अरे भाई, धार्मिक मामलों में तो ऐसा मत करो यार। कम से कम ठीक है, राजनीतिक मामलों में आप एमपी को, एमएलए को तोड़ते हो, किसको क्या दिया किसको नहीं दिया, उस पर सवाल चलिए जो है वो राजनीतिक मामला। लेकिन ये तो धर्म कर्म का मामला है, आपका खुद का ही है, आपने खुद ने ही पैदा किया। और राम जी का मामला है, अरे ये पाप लगेगा, अगर मैं बड़ा धार्मिक ढंग से बात करूँ तो आपको महापाप लगेगा और क्या पता नहीं कौन से नरक में जाएंगे, कुंभी पाप का भोग। ऐसा नहीं। तो ये तो मोदी को छोड़ना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि साफ साफ कहा जा रहा है कि पीएमओ तक भी इसके। नहीं जोशी जी, देखिए हम तो चर्चा तो हम लोग करते ही करते हैं, सर कह रहे हैं ठीक है। संजीव जी माफ करिएगा, मैं एक मिनट काट रहा हूँ। देखिए, सिर्फ ये राम मंदिर का मसला नहीं है, मामला ये काफी बिगड़ता जा रहा है। आप देखिए, धीरे धीरे करके बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड का मामला सामने आ गया है। बद्रीनाथ के अंदर भी जो चेयरमैन के निजी सचिव है प्रमोद नोटियाल, उसको दान में गड़बड़ी के आरोप में सस्पेंड किया गया है। आपने जिक्र किया। हाँ, बगलामुखी मंदिर जो मध्य प्रदेश का है, उसमें मामला आया है सामने। राजस्थान के बुढ़ारी धाम के अंदर 22 करोड़ रुपए का मामला आया है। अच्छा, मुगल सराय के अंदर आप देखिए, चंदौली के अंदर भी जो काली मंदिर का जो हादसा हुआ, तो इस तरह के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे, इसलिए लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। कब से हो रहा था, कब से अब लोगों में हिम्मत दिखाई है उसको, अब रिपोर्ट हो रहा था लंबे वक्त से। जोशी जी देखिए, दोनों तीनों चीजें। एक तो मैंने जो यूएन की बात की कि यूएन में जो वहाँ हमारे जो बहुत सम्मानित, अति सम्मानित ज्ञानेश कुमार साहब की जो कर्म है, कुकर्म है, उसमें जो ब्लेम्स जो होते हैं, वो वाला मसला।
फिर आपने देखा कि कैसे वो ऑस्ट्रेलिया में खोला गया, कि कैसे वो भीड़ जुटी, माननीय प्रधानमंत्री जी वाला मसला, फिर ये बाबा रामदेव। इसके बाद मैं बात करता हूँ, उस पर पहले बोलिएगा, फिर मैं वो आपको नरोत्तम मिश्रा के रोते हुए वाला दृश्य दिखाता हूँ, उस पर भी मैं अंतिम टिप्पणी करके लूंगा। पहले आप बोलिए। किस पे बोलना है, मुझे बोलना है? मैंने हाँ आपको बोला, यूएन यूएन वाला जो मसला है। पहली बात तो यह है कि ये जो लाला रामदेव नाम के जो साधु हैं, उन पर बोलना तो समय खराब करना है, वक्त खराब करना है, एनर्जी खराब करना। वो बेसिकली सेठ हैं, नंबर एक। देखिए, मैं स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ और मेरी नागरिकता 20वीं सदी की है। अब वेद में क्या लिखा है 2000-3000 साल ठीक है रहे होंगे, लेकिन मेरे तो जो भी मेरा स्मृति संसार है, ज्ञान संसार है, वो 20वीं सदी का है और 21वीं तो ज्ञान विज्ञान तो मैं तो अभी वर्तमान में रहता हूँ, मैं अतीत में नहीं रहता। ठीक है, अतीत ठीक है, माता पिता के पूर्वज रहेंगे, उनके प्रति मेरा आदर सम्मान, लेकिन अगर ऐसा ही है तो लाला रामदेव जी से पूछा जाए कि भैया इतने बड़े बड़े अस्पताल आपने हरिद्वार जगह जगह खोल रखे, जरूरत नहीं है, आप जंगल वंगल में जाइए, उस जमाने में पहुंच जाइए। जो 2000 साल पहले जैसे ऋषि मुनि रहते थे, क्यों आप कार के अंदर प्लेन के अंदर घूमते हैं? अगर आपको इतना ही शौक है, अरे ईमानदारी से बात करो ना, पाखंडी क्यों रखते हो? ये सब पाखंडी है, इसलिए इन पर समय खराब करना बेकार, क्योंकि ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये इन्होंने ध्रुवीकरण का एक नया अभियान चला, क्योंकि ध्रुवीकरण थोड़ा सा रुक गया था, तो ये लाला रामदेव ने जो शुरू किया है वो ध्रुवीकरण का है, क्योंकि 27 में मतलब अगले साल चुनाव होने वाले। मैं अभी थोड़ी देर पहले फेसबुक में एक बड़ा खतरनाक वीडियो देख रहा था कि यूपी के किसी शहर में एक मुस्लिम लड़का, गरीब घर का ही था, और एक हिंदू लड़की, वो आपस में जा रहे थे, तो इन बजरंगियों ने उनको घेर लिया और पिटाई शुरू कर दी। जब तो ये घटना, यानी जिसे बोलते हैं ना मॉब लिंचिंग, जो शुरुआत हुई थी 2014 से शुरुआत की थी, वो मैं इन्हीं बजरंगियों से पूछूं कि अगर आप इतने ज्यादा हैं तो जरा आमिर खान के साथ और सलमान खान के साथ और शाहरुख खान के साथ करके दिखाएं। अगर आप उन बेचारे गरीब लोगों का, मतलब आप भारत एक तरफ तो हमारा मोदी जी कहते हैं कि हम चंद्रयान जाएंगे और चांद पर करेंगे, और तुम हमें अभी हिंदू मुसलमान कौन है, जाति कौन है, ईसाई कौन है, उसी खंड में हमें ढकेलना चाहते हो। यानी इस मनोवृत्ति से, इस सोच के आधार पर हम कैसे निकले? आप कहते हैं हम चीन से आगे जाएंगे, अरे कैसे जाएंगे? इससे बनेंगे कि रोजाना दंगे आप करवाएं और हर किसी को बेचारे वो लड़के लड़की अपना घूम रहे थे, इसमें किसी का दिल है तो कुछ भी हो सकता है। ये क्या मतलब? हम उसी मध्ययुगीन मानसिकता के साथ जीना, ये धकेलना चाहते हैं। इसीलिए तो हमारे 1,10,000 स्कूल बंद हो गए। मतलब उसकी तरफ किसी भी प्रधानमंत्री का, किसी भी शिक्षा मंत्री का, किसी भी मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है। इस लाला रामदेव का भी ध्यान नहीं है कि 1,10,000 सरकारी स्कूल क्यों बंद हुए। उसे कम से कम गरीब घर के बच्चे उससे पढ़ाई से, तालीम से वंचित रहेंगे। ये बुनियादी तो ये हमारी बुनियादी समस्याओं की तरफ ये ध्यान हटाने की है कि हम बुनियादी, क्योंकि इधर जो जंतर मंतर पे चल रहा है आज भी बड़ा जबरदस्त हो रहा है, तो वो उसको हटाने का एक रास्ता है। तो ध्रुवीकरण का अब एक नए ढंग से देखना, एक अभियान चलाएंगे अलग अलग ढंग से। सर 2027 से पहले चल पड़ा है। और तीसरी बात यह है, वो जो आपने यूएन की देखिए, ज्ञानेश इन्होंने गुप्ता जी ने सारी सरहदें पार कर दी। लोकतंत्र को इन्होंने जेब तंत्र और वोट तंत्र में तब्दील कर दिया है। और इन्होंने जो SIR वगैरह जो भी चलाया है, देखिए पश्चिम बंगाल में 91 लाख लोगों को डिलीट किया, फिर इसके बाद 27 लाख लोग अलग से आए। और जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि आप दो तरीके से, जो एक तो मुस्लिम्स का जितना
है उनको डिलीट करना ज्यादा से ज्यादा। और नहीं, वो दूसरा 25% वोटर में, जो मुस्लिम वोटर्स में 95% को तो ये क्योंकि आप अभी ये नारा दिया है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव, आप वो चाहते हैं 2028 2029 तक पूरा कर लें, तो उसमें वो तभी हो सकता है कि जब आपके पास 2/3 या 3/4 मेजोरिटी हो, तभी राज्यों में आपके लोग हों। और इसके साथ साथ आप यानी अब सरकार वोटर को तय करेगी कि वोटर कौन है, अब संविधान नहीं करेगा, वो सरकार तय करेगी। तो ये तो इससे मतलब ये, इससे तो लोकतंत्र मरेगा। जिसे कहते हैं कि लोकतंत्र कैसे मरता है और वो एक तंत्र में कैसे तब्दील हो जाता है, ये उस दिशा के अंदर ये लोग बढ़ रहे हैं। तो ज्ञानी एकजुटता में अब यहाँ पे युवाओं को अच्छे ढंग से खबर लेनी चाहिए और लिए उसने सवाल किया, नहीं पता हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगले साल कई जगह कई प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन ये तभी संभव है जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री क्या है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो तो क्या है ना, मीडिया से फरार रहते हैं। इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड वगैरह में यही तो हुआ कि आप उससे फरार रहते हैं। और आप ताज्जुब करेंगे 12 साल में तो एक भी नहीं लिया। मैं अभी डाटा देख रहा था, जवाहरलाल नेहरू के जमाने से और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने से 400 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है प्रधानमंत्री ने की। ये है सब पूरा डिटेल दे रखा है, मैंने वो लिया है 400 से ज्यादा। और इसमें इनके जो सीनियर मोस्ट अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं, जिन्होंने 60-70 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहीं वो तो मैंने कवर किया, मैं उसमें शामिल था, क्या वो देश की हो या विदेश की हो। नरेंद्र मोदी ने पिछले 18 मई से लेकर के और 2 दिन पहले तक आप जानते हैं कितनी यात्राएं की विदेश की? 11 यात्राएं। अभी 11 और 11 यात्राओं में इस बंदे ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि उससे पहले एक कन्वेंशन है, क्योंकि मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री के साथ यात्राएं की हैं। लौटते वक्त वो VIP प्लेन के अंदर वो आते हैं, उसके बाद वो आकर के ब्रीफ करते थे हम लोगों को।